मैम ये आपके लिए। उसने उसके आगे खाने की ट्रे की तो वो चौंकी, जिसमें बर्गर के साथ कोक थी और मीठे में कपकेक। ये किसने दिया? उसने हैरानगी से पूछा। तबरेज़ सर ने ऑर्डर किया था तो उनके मैनेजर ने आपको देने का बोला, वेटर कहकर चला गया। उसका दिल धड़का। वो भूला नहीं था कि मन्नत मटन या बीफ की कोई डिश नहीं खाती। अभी वो खाती के सामने से सारा आई। ओह सॉरी, ये वेटर भी ना तुम्हें दे गया। शाह ने ये मेरे लिए मंगवाया था, मेरे कहने पर, क्योंकि मुझे ये सब नहीं खाना था। वो कहती उसके हाथ से डिश लेकर चली गई। उसका दिल जो धड़का था फिर से साकित हुआ। उसकी आंखें पल में नम हुई। उसने साथ मौजूद ट्रे जो अभी रख कर गया था वेटर, उसमें से मिठाई उठाई और खा गई। 2-3 खाने के बाद उसने पानी पिया। मिठाई कुछ कड़वी उसे एक दो निवालों में ही लगी थी, लेकिन फिर वो नज़रअंदाज कर गई। अब कोई उसमें कुछ मिलाने से तो रहा, लेकिन वो गलत थी। 10-15 मिनट में उसका सर बुरे तरीके से चकरा रहा था। मैंने कहा था ना, तुम सुर्ख लिबास में स्पाइसी लगोगी। उसे अकेले बैठे देख जॉन आया और यहाँ वहाँ देखा, तबरेज़ नहीं था कहीं भी आसपास। जॉन, क्या तुम वो सामने से मेरे मैनेजर को बुला सकते हो? उसने अंग्रेजी में कहा तो वो मुस्कुराया। क्यों, क्या हुआ? जो उसे कहना है मुझे कहो, दोस्त समझ कर ही कह लो। आज आज हमारी आखिरी मुलाकात है। मेरा सर घूम रहा है। उसे बुलाओ ताकि मेरे ड्राइवर को बुला दे, वो मुझे वापस घर जाना है। अच्छा आओ, मैं गाड़ी तक छोड़ आऊँ। जॉन ने उसे कहा तो वो सर हिलाती उसके साथ हुई, क्योंकि आज जॉन की नज़रों में उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था। वो उसके पीछे पीछे थी, लेकिन सामने मेज़ को ना देख पाई और उससे टकरा गई। उस पर मौजूद भारी और कीमती वॉज ज़मीन बोस हुआ तो सबने उसकी तरफ तवज्जो दी। तब रेज शाह ने उसे देखा, जो खाली निगाहों से उस जगह ज़मीन पर बिखरे कांच के टुकड़ों को देख रही थी। उसने अपने मैनेजर को इशारा किया और खुद भी आगे बढ़ा। इनको चक्कर आ रहे थे। जॉन तबरेज़ को देखता जल्दी से बोला, मुबादा कोई उसे गलत ना समझे। तबरेज़ का मैनेजर मन्नत को बाहर ले गया और उसे गाड़ी में बिठाते एसी ऑन किया। उसे पानी की बोतल भी ला कर दी। यह सब उसे तबरेज़ ने मैसेज किया था करने को। 20 मिनट बाद तबरेज़ भी आता दिखाई दिया तो वो पीछे हुआ। वो तब से वहाँ खड़ा था। क्या हुआ इन्हें? सर शायद कुछ खा लिया है जिसमें नशा था, उसके मैनेजर ने कहा। ओके, अंदर सब संभाल लेना। लोग तमाम जा चुके हैं। होटल की इंतज़ामिया को उसके वापस के पैसे अदा कर देना। कल मिलते हैं। ओके सर। उसने गाड़ी में बैठते गाड़ी को तेज़ी से सड़क पर डाला। आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है रुबाइशा दुरैद, डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट्स देखते कहा। आपकी डाइट बहुत ख़राब जा रही है और आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही हैं। आपके केस में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, डॉक्टर ने कहा तो उसने सर उठाया। अपने सामने मौजूद उस शख्स को देखा जो सुर्ख अंगारा निगाहों से उसी को देख रहा था। 5 माह 5 माह उसने हर रात उस शख्स को याद किया था। उसे देखते उसने आंखें झुकाई। डॉक्टर, उसने डॉक्टर को कुछ कहा तो डॉक्टर एक्सक्यूज़ करती बाहर निकल गई। तुम्हें लगता है ये सब करके तुम बहुत अच्छा कर रही हो। अगर ये मुझसे बदला लेने का तरीका है ना, तो निहायत घटिया है। दुरैद ने रुबाइशा की कुर्सी की तरफ झुकते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, वो मिनमिनाई। तैयार हो मेरी औलाद मेरे हवाले करने के लिए? अब की बार उसकी आवाज़ में मुस्कुराहट का अंसर नुमाया था। मैं नहीं दूंगी। क्यों? ऐसा तुमने ही कहा था। मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो हल्की आवाज़ में बोली। उसका सुता हुआ चेहरा उसका हाल बयान कर रहा था। दुरैद का दिल किया कि सब कुछ भुलाकर उसे खुद में छुपा ले, उसके चेहरे पर मरहम रखे जो अपने रंग खो चुका था। खाना क्यों नहीं खा रही हो ठीक से? उसे खड़ा करते दुरैद ने संजीदगी से पूछा। दिल नहीं करता, वो हल्के से बोलकर अपनी उंगली से दुरैद के बाजू पर गोल गोल दायरा बनाने लगी। तुमने मुझसे ज़्यादा खुद के साथ बुरा किया है राबी, ये जानते हुए भी कि तुम्हें और तुम्हारे वजूद को दुरैद यज़दानी से बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। दुरैद यज़दानी के उसको लेकर सारे भरम पानी हुए थे, जो उसने उसे माफ़ ना करने के और नफ़रत करने के किए थे। उसे इस हाल में देखकर वो तड़प उठा था। शायद मोहब्बत में ऐसा ही होता है, महबूब लाख गलतियां करे, दिल उसे 1000 बार माफ़ करने का जज्बा रखता है। ऐसा ही उसने किया था, लेकिन आप नाकाम रहे। उसने नज़रें उठाकर उसे देखा। ऐसा करने पर मुझे तुमने मजबूर किया था, मत भूलो। थक गई हूँ। उसे लड़खड़ाते देख दुरैद ने उसे वापस कुर्सी पर बिठाया। शॉल कहाँ है तुम्हारी? उसके हल्के से दुपट्टे को देखते उसने सख्ती से इस्तफसार किया। गर्मी लग रही थी इसलिए गाड़ी में उतार दी। वो फिर हल्की आवाज़ में बोली, अगली बार मुझे बाहर उतरी ना दिखे और अपने खाने पर ध्यान दो। रुबाइशा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ तुम्हें। वो कहकर उठा और बाहर निकल गया।
वो जो उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी। दिल महसूस कर रह गई, अभी तो देखा था उसे और वो पल में उससे दूर हो गया था। ये सच था कि उसकी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, क्योंकि वो ढंग से ना खाना खा रही थी और ना कुछ और करती थी। वो चार लोग एक दूसरे से खुद दूर हुए थे, लेकिन अब बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे थे एक दूसरे के लिए। उनका कल अच्छा था या इससे भी भयानक, वो खुद भी नहीं जानते थे। मन्नत क्या खाया था? उसने मन्नत को खुद की तरफ देखते देख इस्तफसार किया था। क्या खाया था? क्या मतलब? तुमने तो लेकर दिया था, भूल गए क्या? भूखे आदमी, उसने कहा तो तबरेज उसका लबो लहजा सुनता। तुम कितने भूखे हो? उसने उसकी तरफ उंगली करते कहा, लेकिन तबरेज ने जवाब नहीं दिया। तुम जानते थे कि मैं वो सब नहीं खाती, लेकिन फिर भी तुमने सिर्फ उस सारा को ऑर्डर करके दिया सब कुछ। खामोशी से बैठो, तबरेज ने कहा तो उसने मुंह बिसोरा। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, वो चीखी तो तबरेज शाह ने गाड़ी साइड पर रोककर सुलगती निगाह उस पर डाली। उसे बेहद गुस्सा था पहले ही उस पर, उसे उस रंग में देखते, तमाम लोगों की निगाहों का मरकज बनते देख, वहां से कुछ ऊट पटांग खाने पर, जॉन से एक बार फिर बात करने पर, और अब ये सब, ये मेरे बाल दिख रहे हैं, ये खोल दें। उसने दूसरी तरफ मुंह करते अपना जूड़ा उसे दिखाते कहा तो तबरेज ने गहरी सांस भरी और फिर सारी पिंस निकालते उसका जूड़ा खोला। जूड़ा खुलते ही उसके सिल्की बाल उसके चेहरे पर फैल गए और वो उस वक्त बेहद हसीन और मासूम दिखने लग गई। उसने फौरन से उस पर से निगाहें हटाई थी। उसको नजर लग जाती अगर उसकी तो तुमने तुमने मुझे घूर कर नजर लगा देनी थी, शाहू के बच्चे। मन्नत ने उसके भारी हाथ पर मुक्का मारते कहा। तमीज से बात करो मन्नत, वो धाड़ा। उसका लबो लहजा उसे जहर लगा था उस वक्त। चलो खाना खिलाओ मुझे। उस सारा वारा को तो बड़ा खिलाया था, लेकिन बीवी जिसका तुम्हारे पैसों पर हक है, उसे तो कुछ नहीं खिलाया। तब रेज शाह ने गाड़ी साइड पर रोकी और उसके लिए चंद एक चीजें लेकर आया। उसका नशा सुबह तक उतर जाता। वो खाते साथ एक नज़र उसे भी देख लेती जो सामने देखता ड्राइव कर रहा था। अपना वॉलेट दें। तब रेज शाह ने खामोशी से अपना वॉलेट उसके हाथ में थमाया। ये है, अब ये मेरा है, ताकि आप उस सारा वारा को कुछ ना खिला सको। वो उस बात का गहरा सदमा ले गई थी। वो नशे में ये सब बार बार दोहरा रही थी, जिसका मतलब ये था कि उसे तबरेज शाह की यह हरकत नागवार गुजरी थी। तबरेज शाह उसे घर लाया और कमरे में जाने का कहता खुद फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो वो बिना चेंज किए सो गई थी। उस पर कंफर्टर दिया तो देखा कि उसका वॉलेट जोर से मुट्ठी में दबोचे सो रही थी वो। मन्नत, मन्नत, तबरेज शाह, तुम सरापा इश्क को। झुककर उसके बालों पर लब रखता वो पीछे हटा था। रुबाइशा थक कर बासित के घर आ गई थी उसके साथ। वो दोनों अपनी अपनी सोच में डूबे थे। रुबाइशा बासित के डांटने पर खाना खा लेती थी, लेकिन बहुत कम। बासित खुद भी उसके लिए परेशान था, लेकिन उससे खाने पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था वो, क्योंकि रुबाइशा की तबीयत ऐसी हो जाती थी। बाकी वो उसकी हर आसाइश सगे भाइयों से बढ़कर पूरी कर रहा था, लेकिन अपनी बहन के दिल को कैसे खुश करता जो किसी से अलहदा होने पर खामोश हो गया था। दवा लो रुबाइशा। खाने के बाद दवा देते बासित ने उसे कमरे में भेजा था, जहां वो कई लम्हे एक ही कोने पर नजरें मरकूज किए बैठी रही थी। क्या वो सच में उसकी औलाद उससे ले लेगा? ये सोच आते ही रुबाइशा कांप उठी। उस वक्त में उसने कितनी तकलीफ सही थी, वो लफ्ज़ों से भी बयान नहीं कर सकती थी, और अब वो कह रहा था कि वो उसकी औलाद ले लेगा। उसने तो सब गुस्से में उसे तड़पाने के लिए कहा था, लेकिन अब खुद तड़प रही थी। रुबाइशा ने फ़ोन उठाया और उसका नंबर मिलाते गहरा सांस भरा। रिंग जा रही थी, लेकिन कॉल मौसूल नहीं हो रही थी। वो वहीं चक्कर काटने लगी थी। 20 मिनट के उस मुख्तसर वक्त में वो बुरी तरह हाँफ गई थी। पैरों में तकलीफ अलग थी। दुरेद ने लैपटॉप बंद किया और फोन उठाया। रुबाइशा की 2 मिस्ड कॉल्स देखते तेजी से उसका नंबर मिलाया, और अब वो कह रहा था कि वो उसकी औलाद ले लेगा। उसने तो सब गुस्से में उसे तड़पाने को कहा था, लेकिन अब खुद तड़प रही थी। रुबाइशा ने फोन उठाया और उसका नंबर मिलाते गहरा सांस भरा। रिंग जा रही थी, लेकिन कॉल मौसूल नहीं हो रही थी। वो वहीं चक्कर काटने लगी। 20 मिनट के इस मुख्तसर वक्त में वो बुरी तरह से हाँफ गई थी। पैरों में अलग तकलीफ थी। दुरेद ने लैपटॉप बंद किया और फ़ोन उठाया तो रुबाइशा की 2 मिस्ड कॉल्स देखते तेज़ी से उसका नंबर मिलाया। दिल में हज़ार बुरे ख्याल आ रहे थे और अंदेशे सर उठा रहे थे। उसने खुद को कोसा कि क्यों उसने फ़ोन को साइलेंट पर डाला था। दूसरी तरफ से कॉल उठा ली गई थी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। रुबाइशा, क्या हुआ? सुन रही हो मुझे? वो तेज़ी से बोला, लेकिन जवाब निदान। रबी, रुबाइशा, मैं सुन रही हूँ, रुंधे हुए लहजे में वो बोली थी। क्या हुआ है? तबीयत ठीक है? वो तेज़ी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। तो फिर
दुरेद यज़दानी ने खिड़की के पास खड़े होते उससे पूछा, आप सच में ऐसा करेंगे? कैसा? आप मुझसे उसे ले जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ये मेरा बेबी है, मैंने हर दिन अकेले खुद को संभाला है। ये तुम्हारा फैसला था राबी, ये तुम्हारा फैसला था राबी। अब क्या हुआ? आप ऐसा नहीं कर सकते। अब के रुबाइशा ऊंची आवाज़ में चीखी। रुबाइशा दुरेद यज़दानी, अगर नहीं चाहती हो कि मैं तेज़ी से 2 घंटे की ड्राइव करता वहां पहुंचूं तो आवाज़ आहिस्ता रखो और अपने बिस्तर पर लेटो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वो शुरू में सख्त और फिर तहम्मुल से काम लेता बोला, मुझे वहां आना है, आपके पास। वो थक कर कबूल कर गई थी कि उस मुश्किल सफ़र में अब वो खुद को अकेले नहीं संभाल पाएगी। तुमने और तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ जो किया है, उसके बाद भी तुम्हें लगता है मैं दौड़ा हुआ तुम्हारे पास आऊँगा तुम्हें लेने के लिए? वो सब याद करता तल्ख हुआ। मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता था, मैं 1000 बार बता चुकी हूँ आपको, रुबाइशा ने हतमी लहजे में कहा और फ़ोन काट दिया। वो बस देखता ही रह गया था फ़ोन को। वो पल में तोला थी तो पल में माशा। अभी चंद सेकंड पहले वो उसके पास आना चाहती थी और अब 2 सेकंड बाद वो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी कोई। तुम मुझे पागल कर रही हो बेवकूफ़ लड़की। उसने फ़ोन साइड पर फेंका। और ये सब बासित का किया धरा था, जिसने उसकी पुरसकून ज़िंदगी में ये तूफ़ान बर्पा किया था। वो अभी ऑफिस से मीटिंग से फारिग होकर आकर बैठा ही था कि एक लिफाफा मौसूल हुआ। उसने पहले बाद में खोलने का सोचा, लेकिन फिर किसी एहसास के तहत खोल लिया और भुचंका रह गया। वो सही कहकर गई थी। 2 ही दिन में उसने खुला का केस दायर कर दिया था। उसने मुट्ठियां भींची। तो क्या उस लड़की के नज़दीक उनके रिश्ते की यही औकात थी कि अब वो इस रिश्ते को कोर्ट कचहरी में घसीटती? वो उठा और बिना ये देखे कि अगली मीटिंग कितनी ज़रूरी है, उसके घर के लिए निकला। रुबाब बासित ज़िया, ये तुम्हारी भूल है कि तुम इन सब में कामयाब हो पाओगी। इस घटिया हरकत का सूद समेत बदला लूंगा मैं तुमसे। तेज़ी से ड्राइव करता वो उसके घर पहुंचा। चौकीदार ने उसे अंदर आने दिया था। वो सीधा उसके कमरे में गया। दरवाज़ा लॉक नहीं था। उसे इस बात पर भी गुस्सा आया, लेकिन जो कुछ वो कर चुकी थी उसका गुस्सा हर दूसरी चीज़ पर गालिब था। वो अंदर दाखिल हुआ, जहाँ वो अंधेरा किए ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी। कमरे की तमाम बत्तियां जलाते वो उसके पास आया और झटके से उसे उठाकर उसकी जगह पर बिठाया। रुबाब यकदम लगने वाले झटके से चीख मारकर उठी और अपने सामने उसे मौजूद देखकर दंग रह गई। उठो, बात करनी है मुझे तुमसे। मुझे नहीं करनी, वो संजीदगी से बोली। 2 घंटे की ड्राइव करके मैं ये सब यहाँ सुनने के लिए नहीं आया मिस रुबाब। उठो और फ्रेश होकर वापस आओ फौरन मेरे पास। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वो सीधी होकर बैठी और बाल बांधने लगी। ये तुम क्या लगाई हुई है? तमीज़ भूल गई हो क्या सारी? वो उसके बाजू को गिरफ्त में लेता बोला, मुझे याद है, लेकिन तुमने तमाम लिहाज बालाए ताक रख कर जो मुझे मेरी नज़रों में गिराया था ना, उसका ये छोटा सा बदला था। तुम्हारा दिमाग तो अपनी जगह पर है ना? बदला लेने के लिए तुम हमारा रिश्ता कोर्ट में लेकर जा पहुंची हो। बासित को हैरत हुई उस पर। आगाज़ तुमने किया था और इख्तिताम मैं करूंगी। वो उसके हाथ से झटके से अपना हाथ छुड़वाते बोली। बासित उसे कई लम्हे देखता रह गया। क्या ये वही रुबाब थी जो उसे चोरी छुपे देखा करती थी? क्या ये वही रुबाब थी जिसे उसने शादी से पहले डरा धमका कर रखा था? उसकी आवाज़ पर भी वो सांस रोक जाती और आज वो बागी बनी उसके सामने उससे जंग करने को तैयार थी। सुबह मन्नत की आंख खुली तो उसका सर भारी हो रहा था। उसने चकराते सर के साथ यहाँ वहाँ देखा। वो तबरेज़ के घर पर थी। रात के मनाजिर की हल्की सी झलक उसके जहन पर उभरी तो वो मुस्कुराई और शर्मिंदा भी हुई। अपने हाथ में उस शख्स का वॉलेट देखते उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट छाई। उसे पता था अब उसे क्या करना है। वो बाहर आई तो सन्नाटा था, कोई भी ना था। घड़ी पर वक्त देखा जो दिन के 10 बजा रही थी, जिसका मतलब कि तबरेज़ शाह ऑफिस जा चुका था। उसने बोर होने की बजाय उसके अलमारी से कपड़े निकाले और फ्रेश होकर बाहर आई। अपने आप को उसके लिबास में देखते वो दिलकशी से मुस्कुराई थी। ये मुस्कुराहट सच्ची थी जो न जाने कितने लम्हों तक बरकरार रहती। उसके ट्राउज़र को नीचे से फोल्ड करते उसने मुंह बिसोरा। उसकी आधी आस्तीनों वाली खुली सी टी शर्ट जो उसके घुटनों से कुछ ऊपर तक आती थी, वो उसमें घूम रही थी। उसमें 2-3 मन्नत आ सकती थी। उसकी शर्ट को आईने में खुद पर देखते उसने कहा और फिर कहकहा लगाया अपनी ही बात पर। बाहर आकर हल्का सा नाश्ता करते अब वो दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी कि आगे क्या करना चाहिए। वो यकदम अंदर को भागी और उसका वॉलेट लेकर आई। बड़ा शौक था उसको सारा को खिलाने का। अब तुम्हारे अकाउंट में कुछ रहने ही नहीं दूंगी। उसने अपना फ़ोन निकाला और ऑनलाइन शॉपिंग करने लगी, जिसमें उसके घर की ग्रोसरी, उसके और तबरेज़ के बेतहाशा कपड़े। उसने खुद का महंगा मेकअप मंगवाया। आधी से ज़्यादा चीज़ें उसे इस्तेमाल भी नहीं करनी आती थी, लेकिन मंगवाने में कोई हर्ज नहीं था उसके नज़दीक।
उसने इर्द गिर्द देखा कि और क्या खरीदा जाए, और सोफ़ों को देखते उसने मुंह भी सोड़ा, जो काले रंग के थे लेकिन नए थे एकदम। अच्छी चॉइस नहीं है शाह, नए ब्राइट कलर्स के करने पड़ेंगे ऑर्डर। एक ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर वो रुकी जहाँ मैरून रंग की साड़ी उसने देखी। वो खूबसूरत साड़ी अपनी कीमत का ऐलान चीख चीख कर कर रही थी। उसने कीमत देखी जहाँ बड़ा बड़ा लिखा था 12 लाख, क्योंकि वो किसी बड़े डिज़ाइनर की आई नई कलेक्शन में से थी। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर ऑर्डर दे दिया, बिना ये देखे कि उस खूबसूरत साड़ी की आस्तीनें सिरे से थी ही नहीं। उसने फ़ोन उठाया और उस डॉक्टर को मिलाया। रुबाइशा यज़दानी को फ़ोन करें और कल चेकअप के लिए बुलाएं। लेकिन उनका चेकअप तो 2-3 दिन बाद का है, डॉक्टर ने हैरत से कहा। आपसे जितना कहा है उतना करें, वो कहता फ़ोन काट गया। डॉक्टर ने रुबाइशा को फ़ोन करके बताया था, जो पहले से ज़्यादा फिक्रमंद हुई थी, कि उसे ऐसे अचानक क्यों बुलाया गया है। अगले दिन बासित उसे छोड़ता किसी काम से गया और वापसी पर रुबाइशा को पिक करने का कहा। वो खामोशी से अंदर चली गई और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। आपका अपॉइंटमेंट आज सीनियर डॉक्टर के साथ है, नर्स ने आकर बताया, लेकिन मैं शुरू से इन्हीं डॉक्टर को चेक करवा रही हूँ। उसने शॉल से मुंह पर आया पसीना साफ करते कहा। नहीं, आपके शोहर आपके अपॉइंटमेंट दूसरी सीनियर डॉक्टर से करवा चुके हैं। कहाँ है उनका कैबिन? ऊपर कमरा नंबर D3, नर्स ने बताया तो उसने गहरा सांस भरा। उस शख्स से कुछ बईद नहीं था कि वो क्या कर जाता। वो खामोशी से उठी और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। इस हालत में उसका लिफ्ट में दम घुटता था। 10 मिनट में वो कुछ सीढ़ियाँ अबूर करती ऊपर पहुंच चुकी थी। आखिरी सीढ़ी पर खड़े होते उसने सामने का मंजर देखा, जहां वो शान से लिफ्ट के सामने खड़ा शायद उसी के इंतजार में था। रुबाइशा ने धीरे से कदम उसकी तरफ बढ़ाए। दुरेद यज़दानी, जो लिफ्ट के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था, 10 मिनट होने पर नीचे रिसेप्शन पर फ़ोन करने लगा। फिर किसी एहसास के तहत पीछे पलटा, जहां वो सांस बहाल करते उसके सामने खड़ी थी। हल्के आसमानी रंग के सूट पर सफ़ेद चादर में लिपटा उसका भारी होता वजूद, चेहरे पर कुछ शरारती लटें, धुला हुआ साफ चेहरा और माथे पर पसीने की चंद बूंदें। वो हद दर्जा हसीन लगी थी उसे। लिफ्ट किस लिए मौजूद है यहाँ, अगर उसका इस्तेमाल नहीं करना तो? वो उसका फूला सांस देखकर समझ गया कि मोहतरमा कहाँ से ऊपर आई हैं। इसीलिए उससे सीढ़ियाँ चढ़कर आने पर इस्तफसार करने लगा। अगर इन 5 माह में आप मेरे साथ होते तो जान जाते कि बंद जगहों पर मेरा दम घुटता है। वो आते ही सारे हिसाब बराबर कर चुकी। ये 5 महीनों की दूरी ही है रुबाइशा बेगम, जो इतनी जुबान चल रही है तुम्हारी। वो कहता झुककर उसके शॉल का पल्लू उठाने लगा तो वो डरपोक एक कदम पीछे हुई। क्या मुसीबत है तुम्हारे साथ? वो सख्त लहजे में बोला और फिर अपनी जेब से अपना रुमाल निकाला। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इस रिश्ते की ऐसे धज्जियां उड़ते मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बासित ने संजीदगी से उसे देखते कहा। बासित या, हालात की संगीनी से तुम्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब मामलात हल नहीं होंगे, इसलिए ये सब बातें बेकार हैं। वाकई? वो सामने रखी कुर्सी पर टांग रख कर बैठ गया। रुबाब ने हैरत से उसे देखा, जो पल में एकदम पुरसकून होता बैठ गया था। यानी उसके दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा था और उसके दिमाग से जीत जाना मुमकिन ही नहीं था। मुझे कहीं जाना है, रुबाब कहकर वॉशरूम में घुस गई, और तकरीबन आधे घंटे बाद जब वो निकली तो वो उस शख्स को उतने ही पुरसकून तरीके से उसके सामने बैठे देख रही थी। क्या चाहते हो? बता दूं अभी या बाद में? नज़दीक होकर तफसील से समझाऊंगा। वो खड़ा होता सुकून से बोलता, उसका सुकून गारत कर गया। भैया आने वाले होंगे, उनके आने पर बात। कपड़े समेटो अपने। वो उसके नज़दीक आते उसे देखते बोला, बासित अब तुम्हें जाना? बासित ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और घसीटता हुआ उसे अपने साथ बाहर ले आया। उसका एहतजाज भी काम ना आया। वो हल्की सी कहाँ उस मजबूत जसामत के मर्द का मुकाबला कर सकती थी। उसके भाई को बोल इसके भाई को बोलना कि इसका शोर ले गया है इसे। इसका दिमाग काफ़ी ख़राब हो रहा था, अब वो खुद ही सेट करेगा। वो चौकीदार को कहता, उसे गाड़ी में झटके से बिठाता, तेज़ी से वहाँ से निकल गया। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। वो चीखी और दरवाजे के शीशों पर हाथ मारा जो वो लॉक कर चुका था। खामोशी से बैठी रहो, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द है। बासित ने कहा तो वो वाकई खामोश हो गई, और अभी वो मैडम उसे अलहदगी चाहती थी, जो उसके सर का दर्द का सुनते ही एकदम खामोश हो गई थी। अभी तो सर में दर्द है, सोचो मैं मर जाऊं तो क्या करोगी तुम? बासित, रुबाब ने झटके से उसे देखा। केस वापस लो अपना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम्हारे इस दिमाग में भरा पड़ा है खुरनास। रुबाब ने हर धर्मी से कहा। आखिर उस शख्स ने इतना बुरा किया था उसके साथ, उसके सामने ये सब कुछ ना था। रुबाब, फ़ोन करो अपने वकील को। वो सामने देखता बोला, ये मुमकिन नहीं। ठीक है, अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी। बासित ने एक गैर इरादी नज़र उस पर डाली, और सीट बेल्ट उसकी स्पीड की वजह से लगाए बैठी थी वो। उसने टर्न लेते गाड़ी कच्ची सड़क पर डाली और दोबारा उसे देखा, जो
और दोबारा उसे देखा जो उड़े हवासों से सामने देखती शायद हालात समझने की कोशिश में हलकान हो रही थी। बासित के चेहरे पर तमस्कराना मुस्कुराहट फैली। बिना कुछ सोचे अपनी सीट बेल्ट उतारी और सामने गाड़ी दरख्त पर दे मारी। एक झटके के साथ गाड़ी रुकी थी। हवा में तेज आवाज के साथ रुबाब की चीख सुनाई दी। बासित का सर स्टीयरिंग पर था जिससे अब भल भल के खून बह रहा था। गाड़ी के बोनट से धुआं निकलने लगा था। रुबाब ने डरते उसको देखा जो अब सीधा बैठ गया था। उसकी हल्की नीली शर्ट के कंधे पर अब खून की बूंदें टपक रही थी। बासित खून उसने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा। बासित ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और रिवर्स में लेते गाड़ी उसके घर के सामने रोकी। जाओ और आज रात सोच लो, सुबह तक मुझे अपना फैसला सुना देना। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं सब अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। अब खून निकल रहा है बहुत। वो बिना उसकी बात पर ध्यान दिए सदमे में डूबी थी। उस वक्त उसे उसके माथे की चोट, उसके खून के सामने कुछ नजर ना आ रहा था। निकलो, वो धाड़ा तो वो कांप गई। अस्पताल चलें प्लीज, वो कांपते लहजे में बोली और अपना हाथ उसके माथे की तरफ बढ़ाया। तुम्हें नहीं लगता अब तुम जल्द यह हक खोने वाली हो? बासित ने उसके छूने की तरफ इशारा करते कहा। रुबाब फटी आंखों से उसे देख रही थी। वो सच ही तो कह रहा था कि उसके एक इंतहाई कदम से सब तबाह हो जाता। और वो तो उस शख्स से बचपन से मोहब्बत करती थी ना, तो वो कैसे उसे छोड़ देती? उसके सर दर्द पर वो खामोश हो गई थी। नहीं तो वो शोर मचाकर उसे घर वापस जाने पर शायद मजबूर कर लेती। उसके मरने की बात याद करते वो तेजी से दरवाज़ा खोलती अंदर भागी थी। पीछे वो भी बिना उसे देखे तेजी से गाड़ी चलाते अपने फ्लैट की तरफ निकला। बासित ने वापस आते रुबाइशा को देखा जो सो गई थी। फिर शावर लेता बिना कोई दवा लगाए वो सो गया। जख्म उसका जल रहा था माथे पर, लेकिन जिसको फिक्र करनी चाहिए थी वो तो भाग गई थी। वो नींद की वादियों में था जब उसने अपने इर्द गिर्द एक एहसास महसूस किया। वो जो कपड़े बदलती सोने की तैयारी में थे उसे सोच सोच कर हलकान हो रही थी।